गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जहाँ तक चैप्टर का था, इसलिए फिर से एक बार हम लोगों को सेल का रिवीजन करा, ठीक। और इसके नोट्स आपको अभी एक आध घंटे में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये जो कोशिका है, तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बेटा कोशिका हमारा क्या है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो हमारे शरीर के निर्माण में क्या होती, सहायक होती। इसी को हम कहते हैं कोशिका। कोशिका को सबसे पहले सर्वप्रथम जो सेल की फाउंडिंग थी, जो सेल सर्च की गई, कोशिका की खोज हुई, वो खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसने की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क होता है, कॉर्क क्या है? तो कॉर्क बेटा एक ना तो वो रबड़ होती ना प्लास्टिक होती, किसी का मिश्रित रूप होता है। तो उसी कॉर्क की पतली लेयर को इन्होंने, जब रॉबर्ट हुक ने काटा, जो स्वयं इन्होंने जो माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, उससे देखा तो इन्हें छोटे छोटे कच्छ के आकार की चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर इनको सेल में, मतलब जो उन्होंने सेक्शन किया था एक लेयर का और की, उसमें इनको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। और लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है स्मॉल रूम या चैम्बर, यानी कि छोटे कक्ष। इस तरह से इन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने पर इसका नाम सेल दिया। और रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो हमारी सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, यानी कि सेल लाइक हनी बी, जो हनी बी का हाइव होता है उसकी तरह से हमारी सो होती है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। फिर सेल को बताने के बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। 1829 में स्लाइडेन और 1839 में श्वान। जो 1838 में स्लाइडेन ने थ्योरी दी थी, वो दी थी पादप कोशिका के आधार, इसके प्लांट से। और जो श्वान ने दी थी, ये दी थी जंतु कोशिका, यानी कि एनिमल सेल के बिहार पर इन्होंने सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। इन्होंने बताया कि सभी संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा। सभी रासायनिक एवं जैविक क्रिया जो शरीर में होती है, वो सब कहाँ कंप्लीट होती है? वो सब हमारी कोशिका में होती है। एक ही स्पीशीज के सभी मेंबर में, सभी सदस्यों में जो सेल होगी वो एक समान होगी, यानी सेम टाइप की होगी। बट जो डिफरेंट होगी, जो विभिन्न प्रकार की स्पीशीज होगी, जातियां होंगी, उनमें कोशिका भिन्न प्रकार की होगी।
फिर इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 3-4 पॉइंट इन दोनों साइंटिस्ट ने स्लाइड में सेल थ्योरी के दिए और कोशिका की इंपॉर्टेंस को बताया। फिर बेटा जो हमारी कोशिका के टाइप थे, तो हमने उस दिन आपको बताया था कि ये 2 तरह की है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं बेटा यूकैरियोटिक। जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रो माने प्राइमरी, कैरियन माने न्यूक्लियस या सेल, यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर में प्राथमिक प्रकार का अनडेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित न्यूक्लियस केंद्र पाया जाता है, वह सभी जीव हमारे कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक। दूसरी परिभाषा आप देख लीजिए कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, वो हमारे प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और ऐसे जीवों को हम कहते हैं बेटा एक कोशिकीय जीव। तो मैंने एक कोशिकीय जीव में बताया था कि तुम्हारे बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ एलगी है, एलगी, अमीबा, और ये सब हमारे प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है। प्रोकैरियोटिक क्या है? ऐसे है वो जीव हमारे प्रोकैरियोटिक। इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर हमारे एक ठीक। जीवों में कुछ अंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, हरित लवण आदि नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्रोकैरियोट में ये अंगों का अभाव होता है, बाकी हम इनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करें यूकैरियोट का, तो यूकैरियोटिक यानी कि उसके अंदर एक सुविकसित केंद्रक होगा और बहुत सारी कोशिकाओं से बहुत सी कोशिकाएं शरीर का निर्माण करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे। तो ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक, तो ऐसे जीव बहुकोशिकीय, जैसे अभिनंदन सर आपके बहुकोशिकीय, अनुज शुक्ला, ब्रजन मोहिनी, ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब बहुकोशिकीय हैं। ठीक, अब बात करते हैं संरचना। तो कोशिका की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला कोशाभित्ति, सेल वॉल, केंद्रक और कोशिका द्रव। इन तीनों बिंदुओं के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। पहली बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो बेटा भित्ति यानी कि एक प्रकार की लेयर, भित्ति यानी कि लेयर। और लेयर क्या होती है? जैसे मकान बनता है तो मकान के चारों तरफ पहले एक बाउंड्री बनाई जाती है,
कोई कमरे का निर्माण हुआ तो उसको चारों तरफ से घेरा जाता है। जैसे कहीं पे कोई खेल वगैरह होता है तो उसके चारों एक परिधि खींच दी जाती है, उसी को हम भित्ति कहते हैं। तो कोशा भित्ति यानी कि कोशिका की चारों तरफ की बाउंड्री, बाउंड्री ही वो क्या कहलाई, कोशिका भित्ति। इसी को इंग्लिश में बोलते बेटा सेल वॉल, और वॉल माने दीवार, वॉल माने दीवार। यानी कि एक कोशिका की दीवार का निर्माण करेगी, वो होगी कोशिका भित्ति। और कौन करेगा, तो प्रोटीन और लिपिड के अणु मिलते हैं और वो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। जो हमारा केंद्रक है, तो केंद्रक हमारी कोशिका का कंट्रोलर यानी कि नियंत्रित कक्ष कहलाता है, नियंत्रण कक्ष। और इसी को अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं केंद्रक को। और जो कोशिका द्रव है, तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड जो हमारे प्रोटीन और लिक्विड के अणुओं से मिलकर बना होता है, वही हमारा कोशिका द्रव है। ठीक, अब इसकी संरचना देख रहे हैं। ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, इसी को बोलते हैं बेटा कोशिका भित्ति। ठीक, अब इसमें पाए जाते हैं कोशिका में, ये कोशिका में जल का नियंत्रण करते हैं। ये कोशिका में क्या करते हैं, जल को नियंत्रित करते हैं, और इसका नाम होता है भित्तिका। इसका नाम वैक्यूल, वैक्यूल यानी कि भित्तिका होता है। इसी को चारों ओर से इस तरह से चिपकी हुई जो फ्लैट सेल्स है, ये हमारी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है पूरी इंडोप्लाज्मिक ये है रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे क्या है, ये इनमें है राइबोसोम के दाने, जो इनकी सेल्स है, इन सेल्स की ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी लेयर पे राइबोसोम के बेटा दाने हैं जो प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए इनकी सरफेस खुरदुरी हो जाती, इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। अगर नहीं होंगे तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक,
ये केंद्र को घेरे रखती है और केंद्र के अंदर जो इसका न्यूक्लियोलस होता है वो क्रोमैटिन जालक वो जम जाते हैं, उसको कहते हैं केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस। तो ये इनमें क्रोमैटिन के जालक और इनमें भरा है केंद्रक द्वार। ये हो गई इसकी केंद्रक कला, केंद्रक की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ये होगा। ठीक, तो इस तरह का जो केंद्रक होगा वो तुम्हारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और जो इस तरह का केंद्रक नहीं होगा वो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर इनमें छोटे छोटे प्लास्टिड्स होंगे, वर्णक प्रदान करेंगे। ये है हमारे प्लास्टिड्स। ठीक, अब ये बेटा राइबोसोम, एक है 70S टाइप के, एक है 80S टाइप के। तो ये राइबोसोम बेटा क्या काम करते हैं, इनका निर्माण, इनका केवल वर्क होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। दिस वर्क इज आल्सो कंप्लीट बाय प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं ताकि जो है कोशिका की वृद्धि हो सके, और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण और जब आरएनए पैरेंटल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे, तब प्रोटीन जो है सहायता प्रदान करेगी किसको, केंद्रक को। इसलिए ये राइबोसोम का वर्क होता है। ठीक, उसके बाद कोशिका ने जो भी भोजन ग्रहण किया है और भोजन करने से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो ऊर्जा हमारी संरक्षित होती कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इन्हीं में डीएनए के कण पाए जाते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, उसके बाद एक और पतली चपटी सेल्स होती हैं जिन्हें हम गांजिकाएं कहते हैं। ये गांजिकाएं कोशिका की साफ सफाई करती हैं। जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं यही सिस्टर्नी, इनकी चपटी सेल्स को सिस्टर्नी कहते हैं। ये ग्रहण करके फूल जाती हैं और फूलने के बाद कोशिका के साफ सफाई में सहायता देती है। इसको कहते हैं बेटा गोल्गी बॉडी। ठीक, अब उसके बाद अगर ये प्लांट की कोशिका है तो हम एक थैली के आकार की संरचना बना लेंगे, सिक्कों का ढेर बनाएंगे जिसको ग्रेनम कहते हैं, और एक सिक्के को हाइलेक्वाइड कहा जाता है। स्ट्रोमा नाम का लिक्विड भरा रहता है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब इनमें छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म रिक्तिकाएं होती हैं जो जल के आवागमन में सहायता करती हैं। एक यहाँ और तुम बना लो, माइटोकॉन्ड्रिया जगह भर जाएंगे। ठीक, बाकी इसमें कोशिका द्रव भरा, इसमें क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये है हमारी कोशिका।
संरचना के द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण, विभिन्न अंगों तक ऊर्जा को पहुंचाना, क्या क्या काम होंगे, सब यही हमारी कोशिका करती। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जो कोशिका द्रव और जीव द्रव में बेटा तुम अंतर जान लो पहले। तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव, कोशिका में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। ठीक। जो जीव द्रव्य है वो क्या है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इनका मिश्रण क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इनका मिश्रण जीव द्रव्य कहलाता है। तो जो बेटा कोशिका द्रव है, तो कोशिका में पाया जाने वाला द्रव कोशिका द्रव, जो मैंने इन पूरी कोशिका में भर दिया। लेकिन जो केंद्रक द्रव है, तो केंद्रक द्रव हमारा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो जीव द्रव्य क्या है? कोई भी आपसे पूछे जीव द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ये जीव द्रव्य ही जीवों का निर्माण करता है। जीव द्रव्य जीवों का निर्माण करता है। और इसी जीव द्रव्य में और बच्चों इसी जीव द्रव्य में हमारे क्या पाए जाते हैं? डीएनए। और डीएनए किसमें होंगे? वो होंगे हमारे क्रोमोसोम में। और इसी डीएनए में हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड ही आरएनए और डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये है कोशिका द्रव्य, ये है जीव द्रव्य। अब हम एक एक का वर्ग और एक एक की संरचना आपको बता देते हैं। तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, दो स्तरीय संरचना है। जो इसकी इनर लेयर है वो क्वाइल्ड होती है। कैसी? फिंगर लाइक, यानी उंगली के आकार की संरचना बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इन्हीं क्रिस्टी पे राइबोसोम के कण बैडमिंटन के आकार में लगे रहते हैं। और ये बैडमिंटन के आकार में लगे रहते हैं। जो भी कोशिका की ऊर्जा है वो कोशिका की ऊर्जा इन्हीं राइबोसोम के कणों में, जिसको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं, इसमें संरक्षित होती है। और संरक्षित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा इसमें संरक्षित होती है। एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक। बात करेंगे गोल्जी काय की। तो गोल्जी काय की खोज कर्नेलियो गोल्जी ने की थी। कर्नेलियो गोल्जी ने बताया कि ये पतली चपटी हुई फ्लाइट संरचनाएं है, जिसे सिस्टम कहते हैं। एक के ऊपर एक कई संरचनाएं जुड़ी होती हैं। इन्हीं में लाइसोसोम जुड़े होते हैं। ये लाइसोसोम कोशिका का पाचन करती है। लेकिन ये जो गोल्जी काय है, ये प्रोटीन के इस स्थानांतरण में कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों को, जो अनावश्यक पदार्थों को ग्रहण कर लेती है। एक बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लास्टिक्स के ही एक फॉर्म है। तो ये पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। ये एक द्विसंरचना होती है, द्विस्तरीय। अंदर वाली संरचना में एक द्रव भरा रहता है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में हमारी जो लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय विक्रियाएं वो पूरी होती हैं। जो हमारे पहले पाइप के ढेर सिक्कों समान संरचनाओं के जो ढेर है, इनको ग्रेनम कहते हैं। इन ग्रेनम में ही भोजन का स्टोर होता, भोजन संग्रहित होता पौधों का कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इसमें जो होती है हमारी डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है।
केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। और ये गोलाकार संरचना है जो इसकी कला, जो इसके केंद्र को चारों ओर से घेरे रहता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इस कारण इसकी सरफेस ऐसी हो जाती, खुरदुरी हो जाती। खुरदुरी होने के कारण इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरा अंतःपटल जारी करते हैं। केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस यानी केंद्र द्रव और क्रोमैटिन जालक जब आपस में मिल के गाढ़े हो जाते हैं तो केंद्रिका का निर्माण करते हैं। यही केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। और जो ये क्रोमैटिन जालक है, इनसे क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय एक्टिव रहती है। तो ये काम तुम्हारे केंद्र। फिर इसमें एक जोड़ी वृत्तिकाएं पाई जाती है। वृत्तिकाएं परासरण नियमन के द्वारा कांटेक्ट एंड वैक्यूम इनको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन यानी परासरण नियमन करते हैं। ये परासरण नियमन क्यों करते हैं कि कोशिका में जितना अतिरिक्त जल है उसको ग्रहण करके कोशिका के बाहर करते हैं, जिससे कोशिका में जल की मात्रा नियंत्रित रहती है। राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पाइलाइडे ने की थी। तो पाइलाइडे ने जो खोज की, इन्होंने बताया कि ये जो है कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा जो है आज कॉन्सेप्ट कोशिका के बाद ये चैप्टर आपका कोशिका वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।